अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ब्रीथिंग का अमल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एयर का अंदर आना लंग्स के पास और फिर लंग्स से बाहर चले जाना, ये दो स्टेप्स के ऊपर शामिल होता है। फिजिकल प्रोसेस जिसको हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। जैसे एयर का अंदर आना इंस्पायरेशन है, इनहेलेशन है, और एयर का बाहर जाना एक्सपायरेशन है, यह एक्सहेलेशन कहलाता है। जब एयर अंदर आती है लंग्स के अंदर तो फिर क्या क्या होता है। जब एयर लंग्स के अंदर आती है उस दौरान जो इंटरकोस्टल मसल है, रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर रिब के जो पसली हैं आपके, वो ऊपर की तरफ बाई की तरफ निकल जाती हैं। डायाफ्राम जो नीचे मौजूद होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डोम नीचे चला जाता है। जब ये नीचे चला जाता है, पसलियाँ ऊपर हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, वॉल्यूम चेस्ट का इंक्रीज हो जाता है, अंदर खाली जगह बन जाती है और अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर बाहर से अंदर आ जाते हैं, इसको इंस्पायरेशन इनहेलेशन कहते हैं। अब क्या होगा, एयर को बाहर मूव करवाना है, लंग से बाहर की तरफ जाएगी कैसे। इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोबारा रिलैक्स होगा तो रिब के दोबारा अंदर की तरफ इनवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाएगा। डायाफ्राम अपने आप को रिलैक्स करेगा, दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा डोम लाइक। अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा और एयर मूव कर जाएगी आउट ऑफ द लंग्स। ये आपने याद रख लेना है। जब भी हम सांस लेते हैं, याद रखना है एक पूरे दिन में जब हम ब्रीथिंग का अमल चल रहा होता है तो याद रखना हाफ लीटर जो वाटर है वो हमारे ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर रिलीज़ हो जाता है। मतलब हमारा लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स कितना होता है, हाफ लीटर एक दिन में, जो कि हमारे वाटर के वेपर्स की फॉर्म में बाहर लॉस हो जाता है वाटर एक दिन ब्रीथिंग के लिहाज से। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, याद रखना जब आप बैठे हैं सो रहे हैं तो आपकी 16 से 20 टाइम पर मिनट रफ्तार होगी, ब्रीथिंग रेट होगी, ठीक है। और जब आप रेस्ट की हालत में, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सख्त जॉब करते हैं, आपके मसल्स को मैसेज मिलता है, आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बनती है तो आपके ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को डिटेक्ट करता है कि ज़्यादा बन चुकी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाती है फिर यही मैसेज भेजता है रेस्पिरेटरी सेंटर, किसको भेजता है, मसल्स ऑफ रिब और डायफ्राम दोनों को भेजता है कि जल्दी से अपनी रफ्तार को तेज़ करो, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो। जब ये तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मसल जब इंक्रीज होते हैं तो आपकी ब्रीथिंग रेट हार्ड जॉब के वक्त एक्सरसाइज के दौरान 30 से 40 टाइम पर मिनट चले जाती है। आप ये याद रखें, जब आप इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन 21% एयर के थ्रू अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 79% आपकी बॉडी में जा रही है। और जबकि एयर में वाटर वेपर वेरिएबल होती है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर होता है, और डस्ट पार्टिकल भी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जब बॉडी से एयर बाहर निकलती है, ऑक्सीजन की अमाउंट देख ले 21 से 16% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आती है तो ये और बाहर निकलती है 4%। नाइट्रोजन दोनों सेम है, जितनी अंदर आती है उतनी बाहर जाती है। वाटर वेपर आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो सैचुरेटेड एयर बाहर की तरफ निकलती है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, और डस्ट पार्टिकल ऑलमोस्ट नन होता है। मतलब जब आप एक्सपायर करते हैं तो डस्ट पार्टिकल ना होने के बराबर होता है, वो साफ एयर होती है, ठीक है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है। तो इस तरह से मैंने कंपैरिजन भी किया इनहेलेशन एक्सहेलेशन का। बाकी ये पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का डिफरेंस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये कंपोजिशन याद रखना, ये भी लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, छोटा सा डब्बा शॉर्ट में भी आ सकता है। और ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट और एक्सरसाइज के दौरान कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।